गांव सुराजपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। कहते हैं इस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यहाँ सफ़ेद साड़ी पहने एक दुल्हन की आत्मा भटकती थी। वह हर रात उसी रास्ते पर नजर आती थी और हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव वालों ने डर के कारण उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया था। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत एक यात्री विक्रम से होती है। विक्रम, जो एक खोजी पत्रकार था, को इस जंगल की कहानी सुनने के बाद इस पर रिसर्च करने की उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, जो भी गया है वापस नहीं आया, उस दुल्हन की आत्मा से बच पाना नामुमकिन है। लेकिन विक्रम ने इसे केवल एक लोक कथा समझा। उसने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ जंगल में कदम रखा। सूरज ढल रहा था और अंधेरा घना हो रहा था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसी की। लेकिन वह इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ों के बीच से धुंध उठने लगी। अचानक उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। वह दुल्हन की तरह सजी थी और ज़मीन पर बैठकर रो रही थी। कौन हो तुम और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, औरत ने कराहते हुए कहा। जैसे ही विक्रम ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई। विक्रम को समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन वह ठान चुका था कि इस रहस्य को हल करके रहेगा। जंगल के और भीतर जाते हुए विक्रम को एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के अंदर एक दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, वह आएगा पर वह लौटेगा नहीं। इसके बाद विक्रम को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि यह जंगल कभी रियासत का हिस्सा था। 50 साल पहले एक लड़की सुधा की शादी रियासत के राजकुमार से तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही डाकुओं ने हमला कर दिया। दूल्हे को मार दिया गया और सुधा को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद से सुधा की आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने भी इस आत्मा की मदद करने की कोशिश की, वह खुद इस जंगल का हिस्सा बन गया। जैसे ही विक्रम ने डायरी बंद की, चारों तरफ से हंसी और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उसे ऐसा लगा कि पेड़ों के बीच से कोई उसे देख रहा है। उसने कैमरा चालू किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा जैसे वह उसी जगह पर वापस आ रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक सफ़ेद साड़ी में वही दिखा उसे सामने पकड़ती थी। इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसने विक्रम से कहा, तुम भी यहाँ फंस जाओगे, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। उसी समय जंगल में एक तेज रोशनी में एक बूढ़ा तांत्रिक प्रकट हुआ। उसने विक्रम को बचाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। दुल्हन की आत्मा जोर से चीखने लगी और बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। तांत्रिक ने विक्रम से कहा, यह आत्मा केवल तब शांत होगी जब इसे न्याय मिलेगा। इसके प्रेमी की मौत का बदला इसे चाहिए। तांत्रिक ने बताया कि इस जंगल में सुधा के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका प्रतिशोध लेना जरूरी है। सुधा की आत्मा केवल उन लोगों को निशाना बनाती है जो उसकी मदद नहीं कर पाते। विक्रम ने सुधा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारे प्रेमी को इंसाफ दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस मुझे बताओ, डाकू कौन थे और उनका क्या हुआ? आर सुधा ने कहा, वे डाकू अब भी जीवित हैं। वे इस गांव के पास के शहर में छुपे हुए हैं। अगर तुम उन्हें सजा दिला सको तो मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा। विक्रम ने शहर में जाकर छानबीन शुरू की। उसे पता चला कि डाकू अब शहर में एक सम्मानित व्यापारी के रूप में रह रहे थे। विक्रम ने अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल करते हुए सबूत इकट्ठा किए और उनकी सच्चाई को सबके सामने लाया। डाकुओं को उनके अपराधों के लिए सजा दी गई। गांव वालों को भी इस बात का पता चला और उन्होंने सुधा के लिए एक मंदिर बनवाया। जैसे ही डाकुओं को सजा मिली, विक्रम एक बार फिर जंगल में गया। इस बार सुधा की आत्मा शांत और मुस्कुराती हुई दिखाई दी। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। सुधा की आत्मा हवा में घुल गई और जंगल से सारी रहस्यमयी घटनाएं खत्म हो गई। जब विक्रम ने जंगल से बाहर
जेब में एक मोबाइल फोन रखा था। यह वही चूड़ा था जो सुधा की शादी के दिन उसने खरीदा था। क्या यह सुधा का आभार था या फिर कोई और संकेत? यह कहानी हमें ये सिखाती है